ये आपका कार्ड है? नहीं सर। ये आपका कार्ड नहीं है? ठीक है। अब मैजिक क्या है? इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करना। ये कार्ड मैंने यहाँ रखा है ऐसे, और मैं इसको ऐसे करता हूँ 1 2 3। यस सर, इस कार्ड ही है। हाँ, मैंने कार्ड यहाँ पे रखा, इसको ऐसे रब किया। एक हाँ। सेकेंड, ये रखा, इसको रब किया 1 2 3। लेकिन इसमें और कमाल ये है कि आप इसको गायब भी कर सकते हो। अब मैंने अपनी स्किल से उस कार्ड को ना एक खास जगह पे रखा है, और मुझे पता है वो कौन से नंबर पे है। अच्छा, थोनू ये पता है? मुझे पता है वो कौन से नंबर पे है। हाँ। अब मैं माइंड इन्फ्लुएंस करूंगा आपका, और आपके मुंह से वही नंबर निकलेगा जिस नंबर पे वो कार्ड है। 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, क्विक। 7। सी, ये ना साइकोलॉजी है, मेंटलिज्म है, किसी के माइंड को कंट्रोल करना, उसके माइंड को अपने हिसाब से रीड कर पाना, या ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना कि मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ। अब मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ बैठे बैठे। तो लोग इसी को चमत्कार का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम इंसान चमत्कार पे यकीन करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके ना वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। रुमाल गायब करना चमत्कार नहीं है, किसी का दुख गायब कर दो, ये मैजिक है। ताश का रंग बदलना मैजिक नहीं है, किसी की लाइफ का रंग बदलो ना भाई, ये मैजिक है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੀ। 3 कैटेगरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ? मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, आप कैमरा को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। मैं बिल्कुल कैमरामैन ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, हाँ जी। ये कार्ड मेरे को दे दो। ਆ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ। हाँ जी, ये कार्ड मैंने रख दिया। अब ये कार्ड कहीं है इस डेक में बीच में, मुझे नहीं पता कहाँ है आपका कार्ड। ठीक है, आपका कार्ड टॉप पे नहीं है। नहीं है। ठीक है, आपका कार्ड बॉटम पे भी नहीं है। नहीं है सर। ठीक है, अब देखो जैसे ये कार्ड है, इसको मैं कहीं बीच में डालूँ, ये कार्ड बीच में कहीं घूमा, ऐसे ही आपका कार्ड कहीं बीच में घूमा है। तो मैजिक क्या होता है? मैजिक होता है जब हम चीज़ों को इस तरीके से करते हैं कि देखने वाले को लगता है कुछ नई चीज़ क्रिएट हो गई। जैसे अभी कार्ड इसके अंदर है, लेकिन आपको लॉजिक ना पता हो और मैं ऐसे करूँ और आपका कार्ड टॉप पे आ जाए, वो मैजिक है। वो मैजिक है, राइट। हाँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका कार्ड है? नहीं सर, ये आपका कार्ड नहीं है। ठीक है, अब मैजिक क्या है? इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करना। ये कार्ड मैंने यहाँ रखा है ऐसे, और मैं इसको ऐसे करता हूँ 1 2 3। ਯਸ ਸਰ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ गई। ये हुन मैजिक हो गया। ये मैजिक है, जैसे कुछ चीज़ चेंज हो गई। हाँ। मैं आपको बताता हूँ ये चेंज कैसे हुई। जैसे मैंने कार्ड यहाँ पे रखा, इसको ऐसे रब किया, एक सेकेंड, ये रखा, इसको रब किया 1 2 3। लेकिन इसमें और कमाल ये है कि आप इसको गायब भी कर सकते हो। सर कार्ड ओके, ये तो मेरे देखते देखते गायब हो गया सर। कार्ड टॉप पे नहीं है, राइट? अच्छा, कार्ड बॉटम पे बॉटम पे नहीं है।
अब आता है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म है किसी के माइंड को कंट्रोल करना, उसके माइंड को अपने हिसाब से रीड कर पाना, या ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना कि मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ। अब मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है। अब मैंने अपनी स्किल से उस कार्ड को ना एक खास जगह पे रखा है और मुझे पता है वो कौन से नंबर पे है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता है? मुझे पता है वो कौन से नंबर पे है। हाँ। अब मैं माइंड इन्फ्लुएंस करूंगा आपका और आपके मुंह से वही नंबर निकलेगा जिस नंबर पे वो कार्ड है। अच्छा चलो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਲਓ ਜੀ, नहीं बहुत सही है। हाँ, लेकिन उससे भी पहले अब देखो ये लगभग 52 कार्ड्स, मतलब पूरे नहीं है, 50 एक कार्ड है, क्योंकि मेरे कार्ड इधर उधर फट जाते हैं, लोग ले जाते हैं, साइन कर देते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि मुझे आपका कार्ड पता होना चाहिए जी, तभी तो मैं उसको प्लेस कर पाऊंगा कहीं, राइट। अब मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ रेड कलर का कार्ड है, छोटा नंबर है, बिल्कुल इनफैक्ट सबसे छोटा नंबर है, कह सकते हैं। ईट डायमंड, हाँ, ईंट की दुग्गी, 2 ऑफ डायमंड्स। ओ शिट मैन। अब ये सर ये कितना, मतलब मैंने आपका माइंड अभी सेंस किया, रीड किया। हाँ, अब क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपके सामने ना एक स्क्रीन है और उस पे ना 1 से लेके 50 तक नंबर बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं। और आपने छोटी स्क्रीन इमेजिन की है, नहीं बड़ी स्क्रीन है, बड़ी और स्क्रीन। लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल हो रहे हैं, ऊपर से नीचे स्क्रॉल, ऊपर तो नीचे नहीं। ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रहे हैं। अच्छा, और इधर देखो मेरी तरफ। अब है ना, जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा अपने माइंड में आप उस स्क्रीन को कहीं रोकोगे और जहां आप रोकोगे ना, जो नंबर पे आपने रोका है वो नंबर मुझे बता देना, ठीक है। ये कार्ड यहीं रखे हैं, ऑडियंस देख रही है, मैं दोबारा इनको टच नहीं करूँगा, ठीक है। क्लोज योर आइज, नंबर स्क्रॉल करो फिर से एंड स्टॉप। 33, नंबर 33 चेंज करना चाहते हो नंबर? नहीं सर। पक्का? फिर बाद में ना घर जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए मत सोचना कि मैं चेंज कर सकता था यार। सर 35। सॉरी, हाउ इजी इट इज़ टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस। ऐसे ही समाज में चल रहा है, लोग पाखंड ऐसे ही करते हैं। हाँ। हम अपने यकीन पे टिक नहीं पाते आसानी से, क्योंकि जब हम परेशानी महसूस करते हैं ना, हमें दूसरे की एडवाइस अच्छी लगती है। खैर, 33 या 35 में से अभी भी फाइनल डिसीजन आपका है, या कोई तीसरा नंबर भी ले सकते हैं? नहीं नहीं सर, 35 इज 35 फाइनल है? यस श्योर? ओके, हाँ, अपना हाथ ऐसे सामने ले आओ। बिल्कुल, मैं कैमरामैन भरा ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। हाँ, ओके तो सर ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। हाँ जी, ओके, मैं ਇਹ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, नंबर 35, राइट? मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 31। हाँ, एक मिनट। कोई बात नहीं, गिरने दो। हाँ, 32 32 33 हाँ, 34 4 एंड 35 35 इज फाइनल। 35। आप अगर एक नंबर आगे जाते तो कार्ड कोई और होता, राइट? आप एक नंबर पहले आते तो कार्ड कोई और होता। बिल्कुल। आपने 35 बोला, एग्जैक्ट 35, और आपका कार्ड क्या था? दुक्की जी अट्टा दी, ये मैं कहा। ओ यार ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, इन्हें तो आपस में तालमेल तो है ही है ना सर? है, बिल्कुल है, तालमेल है इनका। इनका तालमेल क्या है कि हम इंसान हमेशा से ना, आपने कभी सोचा है कि मैजिक बचपन और 55 दोनों को पसंद क्यों आता है?
जादू जो है वो बच्चे को भी पसंद आता है और बूढ़े को भी पसंद आता है। क्यों हाँ। आता है? क्योंकि ना हम ये मानते हैं कि प्रकृति में ना एक चमत्कारी शक्ति है। लोग उसको, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई उसको गुरु कहते हैं, कोई उसको पीर फकीर कहता है। लेकिन हर कोई ये मानता है कि हमारी समझ से परे कोई तो ताकत है, कोई तो शक्ति है। तो मैजिक इसीलिए अट्रैक्ट करता है, और ये होता सिर्फ ट्रिक्स और दिमाग का खेल है। दिमाग ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। बिल्कुल दिमाग का खेल है। अब वो आपने 35 कब बोला, मैंने कैसे डाला, आपको पता है बहुत सारे कॉमन नंबर होते हैं। मैं वैसे भी ऑडियंस को बता दूं अगर कि आप रैंडमली अगर किसी को बोलोगे ना, एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ ये आपके साथ, पर मैं अपने फ़ोन में मैं अपने फ़ोन में यहाँ एक नंबर एक रैंडमली लिख लेता हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि आप किसी को रैंडमली जाके बोलो एक बार ऐसे ही कि 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, क्विक। 7 सी, ये ना साइकोलॉजी है। आप किसी को बोलो कि नेम एनी फ्लावर, रोज। सी, ये बेसिक साइकोलॉजी है ये ना, ये क्योंकि ना हमें नंबर 7 बहुत अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? हर एक कल्चर में नंबर 7 को मिस्टीरियस माना गया है। 7 जन्म, 7 समुंदर, 7 आसमान, तो नंबर 7 हमारे अंदर बहुत डीपली रूटेड है। ऐसे ही आप किसी को बोलोगे ना 1 से लेके 50 के बीच में कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलो, मोस्टली लोग 3 और 5 पे जाते हैं, क्योंकि 1 बहुत छोटा लगता है, 7, 8, 9 बहुत बड़ा लगता है। मोस्टली आपने 33 बोला, फिर आप स्विच करके 35 पे। अच्छा, मोस्टली फिर इदा ਹੁੰਦਾ ਆ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना साइकोलॉजी की बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि हर चीज़ साइकोलॉजी नहीं है। जैसे हमने कार्ड का कलर चेंज किया, मैंने आपकी आंखों में देख के कुछ चीज़ें रीड की, वो हर चीज़ बेसिक साइकोलॉजी नहीं है। पर फिर भी ये छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके ना वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लोग इसी को चमत्कार का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम इंसान चमत्कार पे यकीन करना चाहते हैं। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ चाहते ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਜੋ ਝੋਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ बतेरे लोग ਤੁਸੀਂ मेरे को, बतेरे लोग कहते हैं मेरे को। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं यहाँ, इंडिया से नहीं, बहुत आते हैं मेरे पास बाहर से offer, भी? बहुत। फिर आपने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाए यार, एक पंडाल बना लेते हैं? हरविंदर, उसका रीज़न ये है ना भाई कि मुझे ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ तो ठीक है, भगवान ने सब कुछ तो ठीक दे रखा है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मेरे को संतुष्टि इतनी दे रखी है, इतनी संतुष्टि है मेरे जीवन में। मैंने लाइफ में समय से पहले सब चीज़ अचीव कर ली। वक्त से पहले मैं फेमस हो गया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, टीवी शोज़ हो गए, आर्टिस्ट आदमी हूँ भाई मैं, उससे ज़्यादा सोचता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि समाज ने मेरे को इतना दिया है, तो मैं समाज को वापस क्या दे सकता हूँ, क्योंकि लालसा तो मरेगी नहीं। आज चोला पहन लूँगा, फिर मैं 50 करोड़ कमा लूँगा, फिर मेरे को 500 करोड़ की तलब होगी। भाई हम इससे परे, अपना मन नहीं करता, तो मैं नहीं करता ये। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ नहीं कि ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਆ, मर्सिडीज है उसके पास, वो है तो मेरे पास, उसको थोड़ा सा कह देते हैं कि यार चल जिसका 10,000 में काम होना है, यार तू ऐसा कर, तू 10 लाख दे दियो, तेरा काम हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, मैं इस चमत्कार को कैसे यूज़ करता हूँ। इन ट्रिक्स को मैं चमत्कार की तरह प्रेजेंट करता हूँ। मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, पर कैसे करता हूँ पता है? मैं इन ट्रिक्स को यूज़ करके, अगर मुझे लगता है किसी के अंदर मैं एक फ़ेथ क्रिएट कर दूँ, किसी के अंदर मैं एक इमोशन क्रिएट कर दूँ कि उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि लोगों को तो अल्टीमेटली चमत्कार में यकीन है, वो मेरे पास नहीं आएंगे, वो कहीं ठगे जाएंगे। तो मेरे पास जब कोई आता है, मैं पहले उसको लॉजिकली समझाता हूँ, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और जब मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये लॉजिक वाला काम नहीं है, जैसे मेरे पास भूत प्रेत के केसेस आते हैं, कोई कहता है जी इसके अंदर ना जिन्न आ गया है, इसके अंदर आत्मा आ गई है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इसको लॉजिक से समझ में आएगा नहीं। जैसे डॉक्टर होता है ना, प्लेसिबो इफेक्ट, एक दवाई देते हैं जिनको प्लेसिबो बोलते हैं, जिसमें दवाई नहीं है, शुगर है, लेकिन डॉक्टर के हाथ से मिल रही है, तो उसमें अपने आप ही पेशेंट को लगता है कुछ तो होगा, इसमें दवाई होगी। तो मैं मैजिक को यूज़ करके प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं चमत्कार जब यूज़ कर ही रहा हूँ तो भले के लिए यूज़ कर लो ना। सर कदे असल च दर्शन होए नहीं चमत्कार के, या ऐसे कोई भूत प्रेत के? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ माइंडसेट उदा है ਤੁਹਾਡੇ हिसाब में? मेरी ज़िंदगी में ना जीवन का सबसे बढ़िया जादू जो है वो जीवन ही है। कमाल नहीं है यार, एक छोटा सा बीज होता है जिसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, पर उसके अंदर से पूरा पेड़ आ जाता है। मैं तो प्रकृति को देख के बड़ा हैरान होता हूँ, और मुझे लगता है कि आप प्रकृति के फ्लो में अगर रहो, आपको कोई चीज़ परेशान ही नहीं करेगी। जब कोई बीमार होता है उसको क्या कहते हैं, भाई ये बाहर का खाना छोड़ दो, नॉर्मल खाना खाओ, बाहर जाया करो। क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम उसको वापस प्रकृति में लेके आ रहे हैं। तो मेरे जीवन में चमत्कार यही है कि आप यार अगर किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाओ, वो मैजिक है ना।
रुमाल गायब करना चमत्कार नहीं है, किसी का दुख गायब कर दो ये मैजिक है। नो ताश का रंग बदलना मैजिक नहीं है, किसी की लाइफ का रंग बदलो ना भाई, ये मैजिक है। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ कैटेगरियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ फ़र्क की है, मैं ये जानना जरूर चाहूँगा। देखो मैजिक जो होता है ना, मैजिक में आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, चीज़ें गायब हो रही हैं, चीज़ें इधर से इधर जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं मैजिक। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कार्ड्स, मेरे को एक बार पकड़ाओगे आप? कार्ड रख लो सर, बिल्कुल लो सर। तो मैं अभी आपको ना तीनों चीज़ों का अंतर बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास सब अलग अलग कार्ड हैं। हाँ, सब अलग अलग कार्ड हैं जी, सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी एक कार्ड निकाल लो जो आपका मन करे। मैं कोई भी काट रहा हूँ? हाँ, कोई भी एक कार्ड निकाल लो आप। लो आप मतलब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, आप कैमरा को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। मैं बिल्कुल कैमरामैन बाई नूं कहूँगा कि ये जूम कर लें। ये वाला कार्ड है दर्शकों, तुसीं देख सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। ये कार्ड मेरे को दे दो। कार्ड तुसीं रख लो सर। हाँ जी, ये कार्ड मैंने रख दिया। अब ये कार्ड कहीं है इस डेक में बीच में, मुझे नहीं पता कहाँ है आपका कार्ड। ठीक है, आपका कार्ड टॉप पे नहीं है। ठीक है, आपका कार्ड बॉटम पे भी नहीं है सर। ठीक है, अब देखो जैसे ये कार्ड है, इसको मैं कहीं बीच में डालूं, ये कार्ड बीच में कहीं घूमा है, ऐसे ही आपका कार्ड कहीं बीच में घूमा है। तो मैजिक क्या होता है? मैजिक होता है जब हम चीज़ों को इस तरीके से करते हैं कि देखने वाले को लगता है कुछ नई चीज़ क्रिएट हो गई। जैसे अभी कार्ड इसके अंदर है, लेकिन आपको लॉजिक ना पता हो और मैं ऐसे करूँ और आपका कार्ड टॉप पे आ जाए, वो मैजिक है। वो मैजिक है, राइट? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका कार्ड है? नहीं सर, ये आपका कार्ड नहीं है। ठीक है, अब मैजिक क्या है? इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करना। ये कार्ड मैंने यहाँ रखा है ऐसे, और मैं इसको ऐसे करता हूँ 1 2 3। यस सर, इस कार्ड ही है। हाँ, हुण जिवें मैं इस वक्त पूरा हैरान हो गया कि मेरे अखां दे सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग दे विच ये सारी गलबात सामने होगी। ये हुण मैजिक हो गया। ये मैजिक है, जैसे कुछ चीज़ चेंज हो गई। हाँ। मैं आपको बताता हूँ ये चेंज कैसे हुई। जैसे मैंने कार्ड यहाँ पे रखा, इसको ऐसे रब किया, एक सेकेंड, ये रखा, इसको रब किया, 1 2 3। लेकिन इसमें और कमाल ये है कि आप इसको गायब भी कर सकते हो। सर कार्ड ओके, ये तो मेरे देखते देखते गायब हो गया सर। कार्ड टॉप पे नहीं है, राइट? अच्छा, कार्ड बॉटम पे नहीं है। अब आता है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म है किसी के माइंड को कंट्रोल करना, उसके माइंड को अपने हिसाब से रीड कर पाना, या ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना कि मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ। अब मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने अपनी स्किल से उस कार्ड को ना एक खास जगह पे रखा है, और मुझे पता है वो कौन से नंबर पे है। अच्छा, थोनू ये पता है? मुझे पता है वो कौन से नंबर पे है। हाँ। अब मैं माइंड इन्फ्लुएंस करूँगा आपका, और आपके मुंह से वही नंबर निकलेगा जिस नंबर पे वो कार्ड है। अच्छा, चलो आप ये करके देख लेना। लो जी, नहीं बहुत सही है। हाँ, लेकिन उससे भी पहले
अब देखो ये लगभग 52 कार्ड्स, मतलब पूरे नहीं है, 50 एक कार्ड है, क्योंकि मेरे कार्ड इधर उधर फट जाते हैं, लोग ले जाते हैं, साइन कर देते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि मुझे आपका कार्ड पता होना चाहिए जी, तभी तो मैं उसको प्लेस कर पाऊंगा कहीं, राइट। अब मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ रेड कलर का कार्ड है, छोटा नंबर है, बिल्कुल, इनफैक्ट सबसे छोटा नंबर है, कह सकते हैं। ईट डायमंड, हाँ, ईंट की दुग्गी, 2 ऑफ डायमंड्स। ओ शिट मैन, अब ये सर ये कितना, मतलब मैंने आपका माइंड अभी सेंस किया, रीड किया। हाँ, अब क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपके सामने ना एक स्क्रीन है और उस पे ना 1 से लेके 50 तक नंबर बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं। और आपने छोटी स्क्रीन इमेजिन की है, नहीं बड़ी स्क्रीन है, बड़ी और स्क्रीन। लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल हो रहे हैं, ऊपर से नीचे स्क्रॉल, ऊपर तो नीचे नहीं, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रहे हैं। अच्छा, और इधर देखो मेरी तरफ। अब है ना, जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा, अपने माइंड में आप उस स्क्रीन को कहीं रोकोगे, और जहां आप रोकोगे ना, जो नंबर पे आपने रोका है वो नंबर मुझे बता देना, ठीक है। ये कार्ड यहीं रखे हैं, ऑडियंस देख रही है, मैं दोबारा इनको टच नहीं करूँगा, ठीक है। क्लोज योर आइज, नंबर स्क्रॉल करो फिर से, एंड स्टॉप। 33, नंबर 33 चेंज करना चाहते हो नंबर? नहीं सर। पक्का? फिर बाद में ना घर जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए मत सोचना कि मैं चेंज कर सकता था यार। सर 35। सॉरी, हाउ इजी इट इज़ टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस। ऐसे ही समाज में चल रहा है, लोग पाखंड ऐसे ही करते हैं। हाँ, हम अपने यकीन पे टिक नहीं पाते आसानी से, क्योंकि जब हम परेशानी महसूस करते हैं ना, हमें दूसरे की एडवाइस अच्छी लगती है। खैर, 33 या 35 में से अभी भी फाइनल डिसीजन आपका है, या कोई तीसरा नंबर भी ले सकते हैं? नहीं नहीं सर, 35 इज 35 फाइनल है? यस, श्योर? ओके, हाँ, अपना हाथ ऐसे सामने ले आओ। बिल्कुल, मैं कैमरामैन भरा ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। हाँ, ओके तो सर ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। हाँ जी, ओके, मैं ਇਹ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, नंबर 35, राइट? मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 31। हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, गिरने दो। हाँ, 32 32, 33 हाँ, 34 4 एंड 35 35 इज फाइनल। 35। आप अगर एक नंबर आगे जाते तो कार्ड कोई और होता, राइट? आप एक नंबर पहले आते तो कार्ड कोई और होता। बिल्कुल, आपने 35 बोला, एग्जैक्ट 35, और आपका कार्ड क्या था? दुक्की जी अट्टा दी, ये मैं कहा। ओ यार ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, इन्हें तो आपस में तालमेल तो है ही है ना सर? है, बिल्कुल है, तालमेल है इनका तालमेल क्या है कि हम इंसान हमेशा से ना, आपने कभी सोचा है कि मैजिक बचपन और 55 दोनों को पसंद क्यों आता है? जादू जो है वो बच्चे को भी पसंद आता है और बूढ़े को भी पसंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि ना हम ये मानते हैं कि प्रकृति में ना एक चमत्कारी शक्ति है। लोग उसको, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई उसको गुरु कहते हैं, कोई उसको पीर फकीर कहता है। लेकिन हर कोई ये मानता है कि हमारी समझ से परे कोई तो ताकत है, कोई तो शक्ति है। तो मैजिक इसीलिए अट्रैक्ट करता है, और ये होता सिर्फ ट्रिक्स और दिमाग का खेल है। दिमाग का खेल है, बिल्कुल दिमाग का खेल है। अब वो आपने 35 कब बोला, मैंने कैसे डाला, आपको पता है बहुत सारे कॉमन नंबर होते हैं। मैं वैसे भी ऑडियंस को बता दूं अगर, कि आप रैंडमली अगर किसी को बोलोगे ना, एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ ये आपके साथ, पर मैं अपने फ़ोन में
मैं अपने फ़ोन में एक यहाँ एक नंबर एक रैंडमली लिख लेता हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि आप किसी को रैंडमली जाके बोलो एक बार ऐसे ही कि 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, क्विक 7। सी, ये ना साइकोलॉजी है। आप किसी को बोलो कि नेम एनी फ्लावर, रोज। सी, ये बेसिक साइकोलॉजी है ये ना, ये क्योंकि ना हमें नंबर 7 बहुत अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? हर एक कल्चर में नंबर 7 को मिस्टीरियस माना गया है। 7 जन्म, 7 समुंदर, 7 आसमान, तो नंबर 7 हमारे अंदर बहुत डीपली रूटेड है। ऐसे ही आप किसी को बोलोगे ना 1 से लेके 50 के बीच में कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलो, मोस्टली लोग 3 और 5 पे जाते हैं क्योंकि 1 बहुत छोटा लगता है, 7, 8, 9 बहुत बड़ा लगता है। मोस्टली आपने 33 बोला, फिर आप स्विच करके 35 पे। अच्छा, मोस्टली फिर इदा ਹੁੰਦਾ ਆ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना साइकोलॉजी की बेसिक चीज़ें हैं। हालांकि हर चीज़ साइकोलॉजी नहीं है। जैसे हमने कार्ड का कलर चेंज किया, मैंने आपकी आंखों में देख के कुछ चीज़ें रीड की, वो हर चीज़ बेसिक साइकोलॉजी नहीं है। पर फिर भी ये छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके ना वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लोग इसी को चमत्कार का नाम दे देते हैं क्योंकि हम इंसान चमत्कार पे यकीन करना चाहते हैं। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ चाहते ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਜੋ ਝੋਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ बतेरे लोग बतेरे लोग कहते हैं मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं। यहाँ इंडिया से नहीं, बहुत आते हैं मेरे पास बाहर से भी बहुत। फिर आपने सोचा नहीं कि ऐसा हो जाए यार, एक पंडाल बना लेते हैं? हरविंदर, उसका रीज़न ये है ना भाई कि मुझे ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ तो ठीक है, भगवान ने सब कुछ तो ठीक दे रखा है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मेरे को संतुष्टि इतनी दे रखी है, इतनी संतुष्टि है मेरे जीवन में। मैंने लाइफ में समय से पहले सब चीज़ अचीव कर ली। वक्त से पहले मैं फेमस हो गया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, टीवी शोज़ हो गए, आर्टिस्ट आदमी हूँ भाई मैं, उससे ज़्यादा सोचता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि समाज ने मेरे को इतना दिया है तो मैं समाज को वापस क्या दे सकता हूँ, क्योंकि लालसा तो मरेगी नहीं। आज चोला पहन लूँगा, फिर मैं 50 करोड़ कमा लूँगा, फिर मेरे को 500 करोड़ की तलब होगी। भाई हम इससे परे, अपना मन नहीं करता, तो मैं नहीं करता ये। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ नहीं कि ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਆ, मर्सिडीज है उसके पास, वो है मेरे पास, उसको थोड़ा सा कह देते हैं कि यार चल जिसका 10,000 में काम होना है, यार तू ऐसा कर, तू 10 लाख दे दियो, तेरा काम हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ मैं इस चमत्कार को कैसे यूज़ करता हूँ। इन ट्रिक्स को मैं चमत्कार की तरह प्रेजेंट करता हूँ। मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, पर कैसे करता हूँ पता है? मैं इन ट्रिक्स को यूज़ करके, अगर मुझे लगता है किसी के अंदर मैं एक फ़ेथ क्रिएट कर दूँ, किसी के अंदर मैं एक इमोशन क्रिएट कर दूँ कि उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि लोगों को तो अल्टीमेटली चमत्कार में यकीन है। वो मेरे पास नहीं आएंगे, वो कहीं ठगे जाएंगे। तो मेरे पास जब कोई आता है, मैं पहले उसको लॉजिकली समझाता हूँ, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और जब मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये लॉजिक वाला काम नहीं है, जैसे मेरे पास भूत प्रेत के केसेस आते हैं, कोई कहता है जी इसके अंदर ना जिन्न आ गया है, इसके अंदर आत्मा आ गई है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इसको लॉजिक से समझ में आएगा नहीं। जैसे डॉक्टर होता है ना, प्लेसिबो इफेक्ट, एक दवाई देते हैं जिनको प्लेसिबो बोलते हैं, जिसमें दवाई नहीं है, शुगर है, लेकिन डॉक्टर के हाथ से मिल रही है, तो उसमें अपने आप ही पेशेंट को लगता है कुछ तो होगा, इसमें दवाई होगी। तो मैं मैजिक को यूज़ करके प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं चमत्कार जब यूज़ कर ही रहा हूँ तो भले के लिए यूज़ कर लो ना। सर कदे असल च दर्शन होए नहीं चमत्कार के, या ऐसे कोई भूत प्रेत के? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ माइंडसेट उदा है ਤੁਹਾਡੇ हिसाब में एक मेरी ज़िंदगी में ना जीवन का सबसे बढ़िया जादू जो है वो जीवन ही है। कमाल नहीं है यार, एक छोटा सा बीज होता है जिसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, पर उसके अंदर से पूरा पेड़ आ जाता है। मैं तो प्रकृति को देख के बड़ा हैरान होता हूँ, और मुझे लगता है कि आप प्रकृति के फ्लो में अगर रहो, आपको कोई चीज़ परेशान ही नहीं करेगी। जब कोई बीमार होता है उसको क्या कहते हैं, भाई ये बाहर का खाना छोड़ दो, नॉर्मल खाना खाओ, पार्क जाया करो। क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम उसको वापस प्रकृति में लेके आ रहे हैं। तो मेरे जीवन में चमत्कार यही है कि आप यार अगर किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाओ, वो मैजिक है ना। रुमाल गायब करना चमत्कार नहीं है, किसी का दुख गायब कर दो, ये मैजिक है। ताश का रंग बदलना मैजिक नहीं है, किसी की लाइफ का रंग बदलो ना भाई, ये मैजिक है। तो मेरी लाइफ में तो यही है। धर्म पे कितना का यकीन करते हो? धर्म पे मेरे को यकीन है, मेरी अपनी परिभाषा है, सबकी अपनी परिभाषा है। मुझे लगता है कि धर्म जो है, अगर आप उसको जान रहे हो तो बढ़िया है। जो जान रहे हो, हाँ, मान रहे हो तो ठीक है, फिर तो सब चीज़ें अगर मानने पे ही चल रही हैं तो। भक्ति भी कई तरीके से है ना। भगवान कृष्ण ने जब भक्ति योग के बारे में बात की है भगवत गीता में, तो उन्होंने यही कहा है कि भक्त मुझे ज्ञान से नहीं भक्त मुझे उससे आर्ग्यूमेंट, एक हिंदी वर्ड जो है, तर्क से नहीं पाएगा। तर्क से नहीं पाएगा। भक्त मुझे तर्क से नहीं पाएगा, भक्त मुझे समर्पण से पाएगा।
फिर उन्होंने जब योग की बात की, फिर उन्होंने धर्म की बात की, तो उन्होंने कहा कि एक होता है जो तर्क से मुझे पालेगा। वहाँ बुद्धि को इतना ज़्यादा साधना पड़ता है, इतना ज़्यादा साधना पड़ता है। लॉजिक से ही अगर आप ईश्वर को समझ रहे हो तो आपको हर चीज़ का मीनिंग मिल जाएगा। आपको भगवान शंकर की प्रतिमा देख के उसमें मीनिंग मिल जाएगा कि गंगा सिर पे क्यों है, हाथ में त्रिशूल ही क्यों है, तलवार क्यों नहीं है, बैल ही क्यों है उनकी सवारी, और कोई जानवर क्यों नहीं है, उन्होंने गले में ही सांप क्यों डाला है। आपको लॉजिक मिल जाएंगे। अगर आप तर्क से समझने जाओगे तो आप उस तरीके से अगर जान सकते हो धर्म को, तो वो ज़्यादा, मैं जानने वाला इंसान हूँ। कोई मानता है सर एक ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ है? सबका अपना मानना है। मेरी नज़र में तो ये है कि अगर आप जानते हो तो सबसे सरल है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बच्चे ने बोला, मतलब मुझसे काफ़ी यंग था वो, तो उसने बोला कि यार कि भैया क्यों करना है इतना यकीन, क्यों मंगलवार को नाखून नहीं काट सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, क्यों श्राद्ध में ये नहीं। मैंने बोला देख, अगर तो तू ये जानना चाहता है तो ये सवाल वैलिड है। अगर तू सिर्फ ईगो से ये कह रहा है मैं तो नहीं मानता, तो ये सवाल वैलिड नहीं है। ईगो का मतलब है तुम सिर्फ, अब ये येलो कलर का फ्लावर वास यहाँ पे रखा है, इस पे येलो फ्लावर है, मैं ईगो में कहूँ ये वास है ही नहीं, उससे इसकी रियलिटी नहीं बदलेगी। लेकिन मैं जानने के पीछे जाऊँ क्यों इसको वास कहते हैं, ये येलो क्यों दिख रहा है, लाइट पड़ रही है, लाइट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर जानने के रास्ते पे जाओगे तो मुझे लगता है बढ़िया है। तो एक होते हैं अंधभक्त। अंधभक्त मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि सबका अपनी आस्था है और आस्था का कोई सिर पैर नहीं होता। आस्था ने तो पत्थर में भी भगवान दिया है हमें, पेड़ पौधों में भी भगवान दे दिया है आस्था ने तो हमें। आस्था के चक्कर में तो लोग फंसते हैं इन गुरुओं के पास, बाबाओं के पास, पीर फकीरों के पास, हीलरों के पास। ये फेथ हीलर हो गए, हर रिलीजन में हैं ऐसे लोग। ये अंधभक्ति का ही तो फ़ायदा उठाया जा रहा है। फिर बाद में हम सुनते हैं फला बाबा पे रेप केस लग गया और वो प्रूव भी हुआ, फला गुरुजी पे या उस पीर पे, उस फ़कीर पे, उस पास्टर पे इल्ज़ाम लगे, फिर वो जेल में भी गया। और आप उनके भक्तों से पूछ के देखो, उनके जेल जाने के बाद भी उसके भक्तों को ये लगता है कि नहीं हमारे तो पास्टर के साथ, गुरुजी के साथ, पिताजी के साथ गलत हुआ है। अंधश्रद्धा ये है कि आप गलत को गलत तक कहना नहीं चाह रहे। और इसका भी रीज़न है सर, हमें बचपन से ट्रेंड किया गया है, धर्म पे सवाल नहीं करते, धर्म के मामले में ऐसा नहीं करते, भगवान को सिर्फ मानते हैं, भगवान पे क्वेश्चन नहीं उठाते। मैं तो ये मानता हूँ, मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा, मैं छोटे भाइयों को जो आगे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मैं सबको यही कहता हूँ, भाई ढूंढो, जानो। मानने के बाद रास्ता ख़त्म हो जाता है सर। आपका नाम हरविंदर है, मैंने मान लिया, आप हरविंदर मैंने मान चुका हूँ, मैं आपको जान नहीं पा रहा हूँ। मैं जब जानूंगा तो ही तो हमारा रिश्ता बेटर होगा ना। बिल्कुल। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपके पसंद नापसंद जानूंगा, तो ही तो हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे ईश्वर का है। तो ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਜਾਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। फिर वो किते ना किते उलझदा है कि यार मैं हुण की करा, मैं मन्ना या इनू वड्ड दवां, की करा। हम विदाउट रिलीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना अपनी लाइफ। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भगवान के बिना मैं जीऊँगा कैसे। पता है क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि अगर मैंने भगवान फैक्टर अपनी लाइफ से निकाल दिया तो इसका मतलब हर जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अभी किसी के साथ कोई बुरा होता है, हम क्या कहते हैं? कोई नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। सोचो, भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब किसी को दर्द हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? हम डरते हैं इस बात से, हम घबराते हैं कि रिलीजन के बिना हमारा जीवन है नहीं। जबकि प्रकृति अपने आप में एक कमाल का नियम है, कमाल का धर्म है। प्रकृति में धर्म नहीं होता क्या? आप बीज डालोगे, उसको आइडियल कंडीशन मिलेंगी, सनलाइट मिलेंगी, उसमें से पेड़ बनेगा। ये प्रकृति का नियम है, धर्म है। पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आप उसके साथ आप छेड़खानी करोगे, वो अपने धर्म से चूक जाएगा, वो पौधा पनपेगा नहीं कभी। प्रकृति को उसके मूल रूप में छोड़ दो, पनपेगी। जीवन क्या चाहता है? लाइफ क्या चाहती है? जीवन चाहता है सिर्फ पनपना। प्रकृति को आपसे कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति के लिए चींटी और आप एक बराबर हो। जिस दिन भूकंप आएगा उस दिन उसमें भैंस गिरे या आदमी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन फ्लड आएगा उसमें कोई बहे, प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता। आदमी को ज़बरदस्ती की बीमारी है ये अपने आप को इम्पोर्टेंट मानने की। सर ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
यार मेरे को बड़ा मज़ा आया जब आपका मेरे को इनवाइट आया। मुझे लगता था कि हाँ पंजाब में मुझे बात करनी चाहिए लोगों से, क्योंकि पंजाब में मेरे पास पंजाब के बहुत क्लाइंट्स कॉल करते हैं मुझे। पंजाब में काउंसलिंग्स के लिए, थेरेपीज़ के लिए बहुत क्लाइंटल है जो पंजाब से है, जो इनफैक्ट बाहर भी हैं। उसमें से भी 60% लोग वो हैं जो पंजाब से हैं, जो बाहर हैं। तो मैं पंजाब को देखता हूँ कि आज से अगर हम 20-30 साल 40 साल पीछे जाएं, तो हम सुनते थे पंजाब के बारे में कि सिख रिलीजन जो है, क्योंकि पंजाब इज़ नोन फॉर सिखी, यस राइट। पंजाब एंड पंजाबियत अपनी एक फ़ील है। तो हम सुनते थे कि यार पंजाब में जो सिख रिलीजन है बड़ा सरल रिलीजन है, गुरुओं की वाणी को मानना, गुरु महाराज ने जो बताया उसको फॉलो करना, नियम फॉलो करना, लोगों का भला करना। अपन देखो, मुझे लगता है सिखिज़्म की जो कोर है ना, वो है, वो कहते हैं ना कि सबका भला, मतलब हाँ, सरबत दा भला। सरबत दा भला। तो वो इसीलिए है क्योंकि भाई इससे पहले मैं ग्रो करूं, मैं अपने आसपास वालों को भी ग्रो ग्रो करवाओ, बिल्कुल। इसीलिए आप देखो कि चाहे वो लंगर का कल्चर हो, चाहे वो डोनेशन का कल्चर हो, वो रूटेड है, डीपली रूटेड है, क्योंकि गुरुओं ने ये सिखाया है कि भाई अकेले इंसान का जीवन नहीं है, सबको आगे लेके बढ़ना ही धर्म है। तो मैं ये देखता था कि आज से 30-40-50 साल पहले जितना मैंने रिलीजन को जाना, तो पंजाब बड़ा सादा सादा सा रिलीजन है। समाज का भला करो, लोगों का भला करो, लोगों को जितना बांट सकते हो उतना बांटो। तो अब ये बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि बाकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में, बाकी जगहें भी, लेकिन पंजाब को अब हम सुनते हैं कि पंजाब में जो यंग जनरेशन है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। हम न्यूज़ में स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, डेटा देखते हैं, बड़ा बुरा हाल है पंजाब में नशे का। और ये भी पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि कल्चर जो है ना उसका पतन होता जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਚਰ उसका रीज़न ये है ना सर ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ पहुंचा नहीं सके। सर मैं देखो 1966 से पहले तो हम भी पंजाब ही थे। मैं बेशक आज हरियाणा में रहता हूँ, लेकिन 1966 से पहले तो हमारा कल्चर तो सेम ही है। हम हैं तो उसी कोर, एक ही कोर से निकले हैं। मुझे लगता है कि हमारे साथ परेशानी ये हुई है कि हम बैलगाड़ी पे बैठ के चांद पे जाने के सपने देखते हैं। यानी हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं, हमारी जो कल्चरल वैल्यू, पेरेंट्स हमें जो वैल्यूज़ देते हैं, वो देते हैं भगवान श्री राम वाली, हमारा बेटा कैसा होना चाहिए, बेटी कैसी। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, बाहर राम सीता लक्ष्मण वाला कल्चर नहीं है, बाहर है वेस्टर्न कल्चर। तो हम ना, हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन ना उस लूप में फंस गई है। उनको अट्रैक्ट तो करती है बॉलीवुड हॉलीवुड वाली चीज़ें, बिल्कुल। उनके पास रिसोर्सेज हैं गांव देहात वाले, तो वो क्या करते हैं, वो लंबी जंप मारने के चक्कर में रिस्क लेते हैं। आप देखो, मैं तो पूरा इस बात पे कभी कभी अफसोस मुझे बड़ा होता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो कितना जिम्मेदार होता है एक पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का। आप अगर गौर करोगे तो आप देखोगे गुरु महाराज जी जो थे, जो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने गा के ही पूरी गुरबानी कही है ना। बिल्कुल। तो वो कबीर पंथ हो गया, जैसे उन्होंने भी गा के ही पूरी बात कही है ना। रैदास, ये जितने भी बिल्कुल जो मिस्टिक पोइट्स हुए हैं, उन्होंने क्यों ये कला चूज़ की? उनके अंदर एक कला थी, उन्होंने अपनी कला का मकसद लिया दूसरे को ज्ञान देना जो ईश्वर से उनको प्राप्त हो रहा है। तो आप अगर देखोगे तो एक आर्टिस्ट में इतनी पावर होती है कि वो सदियों तक लोगों को हैरान कर सकता है, उनका भला कर सकता है, राइट। उस जगह पे पहुंचा देता है लोगों को। भगवत गीता भी भगवान कृष्ण ने जो कही, उसको गीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको गाया जा सकता है, उसके मीटर में है पूरे सारे श्लोक्स। ऐसे ही तो एक आर्टिस्ट, तो एक तो वो फॉर्म है आर्ट जो आदमी को सदियों तक ज्ञान देते रहे, और एक फिर ये है कि हाथ में बंदूक है ना, और फिर पीछे 4 लड़कियां नाच रही हैं, और ये जो भरा है ना दिमाग में, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। मानते हो आप इस बात को? मैं बिल्कुल मतलब आप गानों की बात कर रहे हो ना? क्योंकि संगीत जो है वो चल रहा है इस वक्त। संगीत ने, सिनेमा ने, कहानियों ने किया है ये पिछले आप 10 साल की बात कर रहे हो, पिछले 15-20 सालों से ये चीजें जैसे लॉकडाउन के बाद सर कितनी जिंदगी चेंज हुई? बहुत ज्यादा। लोगों का क्या स्वभाव कैसा हो चुका है, जैसे हम एज ए नेचर देखते हैं। लॉकडाउन ने परेशान क्यों किया? आपने कभी सोचा है लॉकडाउन में इतने डिप्रेशन में लोग क्यों गए? क्योंकि हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है बाहर निकलने की। बचपन से क्या सिखाया जाता है छोटे बच्चे को? उसको बाहर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, राइट। लॉकडाउन ने हमें ना घर में बंद कर दिया। अपने आप के साथ बैठने की आदत ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है कभी। अगर कोई बच्चा चुपचाप अपने आप के साथ 1 घंटा बैठा है, माँ बाप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, गुमसुम बैठा है। माँ बाप डरने लग जाते हैं, बच्चा अपने आप के साथ क्यों बैठा है कमरे में, खड़ा हो बाहर निकल जा, खेल क्या, हमारा तो पता नहीं अंदर ही बैठा रहता है घर में। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की शिकायत कर, गुमसुम रहता है, चुप रहता है। मैंने कहा आपको लग रहा है आपका बच्चा बीमार है, वो अपने आप में है,
उसको उसको वो सीखने तो दो अपने इमोशंस देखने कैसे हैं। तो लॉकडाउन ने ये किया, और उसके बाद जो फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड आ गया। दरअसल अगर आप देखोगे ना तो हम सब है ना एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, एक जाल में फंसे हुए हैं हम सबको ना एक कुछ बड़े कुछ 20 30 50 100 लोग हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, जो हमें डिजिटली कंट्रोल कर रहे हैं, पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे हैं, हम क्या पहनेंगे इस तक को कंट्रोल किया जा रहा है। आप देख लो, आज से लगभग 15 साल पहले कभी कोई पेरेंट अपने बच्चे को, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोलता था मुझे डांस करना है। आज पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं अब तो डांस क्लास लगवा दिया जी इसकी। ये इसमें कोई गर्व वाली बात थोड़ी ना है। टीवी से आया है ना ये, मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप देखो कि पेरेंट्स ना प्रेशर ले गए हैं इस बात का कि अच्छा पेरेंट होना है हमें, तो हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो बाकी पेरेंट्स कर रहे हैं। तो जो ये भेड़चाल होगी ना सर, बिल्कुल भेड़चाल होगी। आपने कोई ऐसा पाथ नहीं ढूंढ पाए अपने बच्चों के लिए जो दुनिया से अलग हो, जिसमें एक ऐसा समाज बने कि एक अच्छा इंसान निकले उसके अंदर से। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा या बुरा मैटर ही नहीं कर रहा, उसको उसके एक्सपेरिमेंट्स करने तो दो। ये बिल्कुल वही बात है कि आपने पौधा लगा दिया और उसके चारों तरफ जाल लगा दिया, अब वो पौधा बड़ा हो रहा है, आप जाल हटा ही नहीं रहे हो, अब वो क्या हो रहा है, अब वो जाल उसके अंदर घुसता चला जा रहा है। तो वो ना पौधा पूरी तरह से पेड़ बन पाएगा और ना वो जाल उसकी रक्षा कर पाएगा, अब वो बीच में फंस गया। ऐसे ही बच्चों के साथ हो रहा है, ऐसे ही जनरेशन के साथ हो रहा है, ऐसे ही पंजाब हो, हरियाणा हो, नॉर्थ इंडिया हो। ये क्या हो रहा है, हमें जो फीड किया जा रहा है, जो गाने फीड, ये सब हिप्नोसिस है, ये सारा हिप्नोसिस। सब आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि माइंड प्रोग्राम हो रहा है ना आपको मेरे को। हम अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई भी एक चीज़ ले लो, जैसे ये माइक है, ये रॉड कंपनी का माइक है जी। आपको किसने बताया इस कंपनी का माइक लेना है? कंपनी ने जब पहली बार मार्केटिंग करनी स्टार्ट की होगी तो उन्होंने सिस्टमेटिकली ऐसी लेयर सेट कर दी कि जब भी कोई खरीदने जाए तो उसको मैं ही दिखाई दूँ। उसने फीड किया है आपके दिमाग में। आपने पॉडकास्टर्स को देखा, अपने व्लॉगर्स को देखा, शुरू में एक साथ 100 150 200 व्लॉगर्स की वीडियोस आनी चालू हो गई। सो गाइस मैं ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार माइक उन्होंने सिस्टमेटिकली आपके दिमाग में फीड कर दिया। अब आप नींद में भी आपसे कोई पूछेगा यार मैंने माइक लेना है, आप कहोगे हाँ वो रोड के लिए मेरे पास वही है। आप बता दो मेरे को कोई भी 2-3 माइक कंपनियों के नाम छोड़ के आप मुझे नाम बता दो। आपको ये पता होगा, एक मेरे ख्याल डिजिटेक पता होगा और एक दो और पता होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब ब्रेन वॉश कर दिया। क्योंकि मोस्टली टाइम अगर मैं जैसे बात करता रहता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, तो मुझे वो कहते हैं कि कोई सजेस्ट कर, तो मैं कह देता हूँ यार तू डिजिटेक ले ले। हाँ, तो रॉड का यूज़ कर सकता है या DJI का, जी तेरे बजट के हिसाब से 2-3 नाम ही है दिमाग में, बस यही नाम घूमता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी नहीं, और है ना कंपनियाँ। कंपनी तो बहुत है। इन्होंने हमें फीड किया है ना, ऐसे ही गाने हमें फीड करते हैं। आपने देखा है कभी पहले 3 घंटे की मूवी होती थी और जब हम बच्चे होते थे वो 3 घंटे की मूवी हम 3 दिन में पूरी करते थे। फ्राइडे को 1 घंटा आएगी, फिर सैटरडे को आएगी, फिर करते थे ना। हमारे अंदर पेशेंस था, वो था। आज 3 घंटे से मूवी 2.5 घंटे पे आई, पहले 2.5 घंटे से फिर 2 घंटे पे चली गई, फिर 2 घंटे से शॉर्ट फिल्म आ गई। शॉर्ट फिल्म को भी बच्चे आगे करके देखते हैं, पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है? उनको ना स्लो फीड किया जा रहा है और उनको स्पीड में रखा जा रहा है। और आपको पता है क्यों रखा जा रहा है उनको स्पीड में? अब ना 2 मिनट की माइक्रो शॉर्ट्स आती हैं, 1.5 मिनट की रील आती है। 1.5 मिनट की रील में सारी चीज़ें कहनी होती हैं आपको। भाई 1 मिनट में व्लॉग हो रहा है। हाँ, 1 मिनट का व्लॉग, 1 मिनट का व्लॉग, पूरे दिन की स्टोरी 1 मिनट में, ठीक है। आज से 10 साल बाद जब ये जनरेशन मैच्योर हो चुकी होगी ना, इनको पता नहीं होगा इनको क्या बेचा जा रहा है। इनकी स्क्रीन पे आएगा ये वाले जूते ले लो, इससे पहले कि वो सोच पाएंगे उनका माइंड इतना अकस्टम्ड और ट्रेंड हो चुका होगा, वो क्लिक करेंगे, जूते घर आ जाएंगे और वो देखेंगे मेरे पास 14 जोड़ी जूते पहले से पड़े हैं। सर आपने एक बात कही थी कि जैसे पेरेंट्स को लग रहा है कि मैंने ये अपना बच्चा डांस क्लास में डाल दिया, तो उसमें ये बात भी तो आ जाती है कि हम जैसे पेरेंट्स भी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हैं फैमिली के जो पर्सनल, जो आप कहते हैं मूवमेंट्स होते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं हम तो पैसा कमा रहे हैं जी। पैसा बड़ा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है? आपको एक कमाल की बात बताऊँ मैं, प्रोग्रेस एक भ्रम है। आप मानते हो आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? आप मानते हो ये दुनिया प्रोग्रेस कर चुकी है? क्या प्रोग्रेस किया? मैं खुद सोचता रहता हूँ। 150 साल पहले आपके पिताजी, मेरे दादाजी या परदादाजी जो थे, उनके क्या काम थे? खेती, छोटा मकान, घर में 8-10 बच्चे, घर भरा हुआ है, सबको टाइम पे खाना मिल रहा है, सबके पास कपड़े हैं। वो बंदा अपना 6 महीने खेती कर रहा है, 6 महीने रेस्ट कर रहा है, सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ हो रही है तो पड़ोसी उसके साथ खड़ा है। पहले तो माँ बाप पड़ोसियों के बच्चा छोड़ देते थे और पड़ोसी बच्चा संभाल लेते थे। आज मम्मी पापा से नहीं संभल रहा बच्चा, तो आप इसको प्रोग्रेस कर रहे हो। आज
वो आदमी सुबह 5 बजे घर से निकलता था, शाम को 6 बजे घर आ जाता था खेती बाड़ी करके। ठीक है, आज ना रात का पता है, ना सुबह का पता है, ना दिन का पता है, ना दोपहर का पता है, ना रात को 12 बजे का पता है, ना 3 बजे का पता है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। कहाँ हो रही है प्रोग्रेस? प्रोग्रेस एक इल्यूजन है। हमें इतने बड़े भ्रम में डाल दिया गया कि हम प्रोग्रेस कर नहीं रहे, हमें लग रहा है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। और ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਰੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, फोन लेता, ਨਵਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਲੋ वो ਜੀ ਲੈ करके गए हैं जो हमारे लिए करके गए। ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ हम तो इस ਅਸੀਂ लूप में फंसे हुए हैं कि आज का कमाया हुआ परसों तक चल जाए। हम तो इस लूप में फंसे हुए हैं। हमें आज के कमाए हुए की 2 साल बाद की चिंता हो रही है। 2 साल बाद तक का 1 साल तक के स्टॉक लगा दिए मैंने SIP लगा दिया, 15 साल की चल रही है, इंश्योरेंस ले लिया है मैंने। हमें ऐसी 90% ऐसे प्रोग्रेस के नाम पे 90% ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं हम जो हमें चाहिए भी नहीं थे। ਸਰ ਇਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? मैं बता रहा हूँ, एक तो वैल्यूज़। आपको अगर 1 लीटर दूध नापना है तो आपके पास 1 लीटर का माप होगा ना। जब वो पूरा भर गया तो दूध आ गया, 1 लीटर हो गया। ऐसे ही 1 kg आपके पास वेट है तो आप 1 kg सामान तोल पाओगे। हमारे पास ना मॉरल्स चेक करने के लिए वैल्यू सिस्टम नहीं है। वैल्यू सिस्टम अगर नहीं है तो आप किस बेसिस पे जज करोगे? हम अपने बच्चों को वैल्यूज़ के नाम पे क्या दे रहे हैं बताओ? वैल्यूज़ के नाम पे हम उनको सोशल होना सिखा रहे हैं। बिल्कुल। वैल्यूज़ के नाम पे हम उनको अच्छी एजुकेशन देना सिखा रहे हैं। और एजुकेशन उनको किस चीज़ के लिए तैयार कर रही है? एजुकेशन उनको किसी और के लिए काम करने के लिए तैयार कर रही है। अपने आप में कुछ मेरा बच्चा अगर CA बन रहा है तो वो CA अपने आप के लिए नहीं बन रहा है, तो वो तो समाज के लिए बन रहा है ना। वो बड़ी बड़ी फर्मों के लिए बन रहा है, फर्म के लिए बन रहा है। जिस लाला के पास इतना पैसा है कि उससे संभाला नहीं जा रहा, तो वो CA को बोलेगा पढ़ लिया, दिन रात एक कर लिया तूने, हाँ बेटे ये मेरा पैसा संभाल दिया जी। क्या तनख्वाह लेगा? 1,90,000 दूंगा, काम करेगा? हाँ जी करूँगा, ठीक है। अब वो आदमी CA जो कुछ और हो सकता था, पता नहीं क्या ही पोटेंशियल उसके अंदर आ सकता था, उसको नर्सरी क्लास से ये सिखाना चालू कर दिया गया था, पढ़ो, पढ़ाई से कुछ आगे निकलेगा। तो वैल्यूज़ के नाम पे हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। फिर उसके बाद रही सही कमी जो है वो हमारे रिलीजियस गुरुओं ने ख़राब कर दी। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आपका बच्चा US जाना चाहता है और आप मान भी गए हो इस बात के लिए क्योंकि आपको लगता है आपके देश में वो वैल्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है देश में रुपया कमाएगा, वहाँ डॉलर में कमाएगा। लेकिन उसकी रिलीजियस पढ़ाई जो हुई है वो हुई है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पे। अब वो फंस गया बेचारा। मेरे पास एक लड़का आया था आज से 2-3 साल पहले काउंसलिंग के लिए। वो आत्मग्लानि में रहता था, गिल्ट में रहता था वो हमेशा। मैंने बोला गिल्ट क्यों है तेरे को? तो उसने बताना शुरू किया। उसने बोला कि मैं बचपन से बड़ा रिलीजियस रहा, मेरे मम्मी पापा मुझे आश्रम ले जाते थे, गुरुजी के कीर्तन सुनता था मैं और मेडिटेशन करता रहा हूँ। तो बचपन से मैंने जो दुनिया की कल्पना की है ना, मुझे लगता है दुनिया तो बहुत अच्छी है, मतलब सबका भला करो, सबका फ़ायदा करो, सच बोलो। अब मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार या तो मैं मिसफिट हूँ या दुनिया ख़राब है, मेरे से तो दुनिया देखी ही नहीं जा रही। अब उसके गले तक भर गया वो। अब वो अपने पूरे बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहा है। तो आपने उसको बहुत अच्छा बना दिया। या तो इंसान ये वाली वैल्यूज़ फीड कर रहा है या फिर इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कितने बजे जा, क्योंकि उसको अपना ही स्ट्रगल नहीं ख़त्म हो रहा। हमें ना इस वक्त स्लो होने की ज़रूरत है, हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है। हमें उन मोमेंट्स को फ़ोन पे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालने की बजाय सच में जीने की ज़रूरत है। आप देखो वो कपल जो हनीमून की वीडियोस डाल रहे होते हैं, 2 साल बाद उनके डिवोर्स हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं सबके, पर ऐसा भी तो सुनने को आता है ना हमें। दिस हैपन्स क्यों? क्योंकि ना समहाउ दूसरों का वैलिडेशन इंपॉर्टेंट लगने लग गया। मैं यही बात सोचता हूँ कभी कभी कि छोटे छोटे बच्चे जो सोशल मीडिया ऊपर आकर कह देते हैं कि जी ये बात ऐसे है, ये ऐसे है, डांस करते हैं। जब वो 18-18 साल के होंगे तो वो देखेंगे पीछे घूम करके मैं क्या करता आ रहा हूँ मैं पीछे से।
मान लीजिए उसने कोई ऐसा काम करना हो जिस पे बहुत बहुत जो ऐसा समाज बने कि बहुत रिस्पेक्ट है उसकी, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखेगा तो उसकी सोशल मीडिया पर डांस करते की वीडियो आएगी। बिल्कुल आएगी। वो 10 साल की उम्र तक ऐसे काम करता रहा जो उसकी उम्र से भी ज्यादा बड़े थे। हाँ, उसको पता भी नहीं था वो क्यों कर रहा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी गुरु बन रहे जा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है वो उनको क्या कराया जा रहा है, उनको पता ही नहीं है वो। आप देखो कि मैं आपको ये कहूँ, आपकी शर्ट बहुत सुंदर लग रही है, आपको एकदम से वैलिडेटेड फील होगा, आपको लगा यार मैंने, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपकी फेवरेट हो जाएगी। आपको 4 लोग अगर इस शर्ट पे कॉम्प्लीमेंट दे दें, आपने कहीं भी जाना होगा इंपॉर्टेंट मीटिंग में, आप ये शर्ट जरूर प्रेफर करोगे। अब सोचो उस बच्चे को तो एक साथ हज़ारों लोग वैलिडेट कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं उसकी, तो वो इस भ्रम से कभी निकल नहीं पाएगा, ये लूप उसके अंदर से जा नहीं सकता कभी। वो आखिरी दम तक, जब तक वो बड़ा होगा बूढ़ा होगा, उसके अंदर से ये जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये गहराई में उतरा हुआ इमोशन है। और एक हिप्नोटिस्ट होने के नाते मैंने हमेशा यही देखा है, इंसान की प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, उसके अंदर जो उसके पैटर्न फीड है ना, वो परेशान करते हैं। किसी सास को किसी बहू से कोई दिक्कत नहीं है, सास के अंदर सास होने के पैटर्न है, बहू के अंदर बहू होने के पैटर्न है, माँ के अंदर माँ होने के पैटर्न है। वही तो है सर, जैसे अभी हमने बात तो की कि धार्मिक जो रिलीजन के रूप पर जो लोगों को पागल बना देते हैं और पैसा ठग लेते हैं। यही अभी पंजाब में एक खबर आई थी कि वो कह रहा है, वो एक नहिंग सिंह है, वो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि जिस बाबा ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसने जो जटाएं लगा रखी थी वो दिल्ली से लगा कर आया था। वो बोल रहा था कि मुझे ये इतना ज्ञान है, मैंने ये जटाएं बना ली हैं, मुझे ज्ञान है। करते दुख लगता है सर, बिल्कुल लगता है दुख। लोगों की आस्था के साथ अगर कोई खेलता है, आप किसी बात को बहुत सच्चे मन से मानो, और अगर आपको पता चले कि ये इंसान झूठा है। मैं कितने बाबाओं को मैंने एक्सपोज किया है भाई, वो भगवान की कसम खा लेते हैं स्क्रीन पे, मतलब वो भगवान की कसम ऑन स्क्रीन खा लेंगे। ऑन स्क्रीन मैं अभी एक एपिसोड मैंने किया था, उसमें हमने एक बाबा को बुलाया हुआ था, तो उस बाबा ने ना अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली हुई थी। चैनल पे वीडियो ये थी कि उसने बोतल खोली, बोतल में से धुआं निकल रहा है, और वो कह रहा है मैंने इस बोतल में जिन बंद किया हुआ है, और ये जिन को मैंने ना एक फैमिली से बचाया है, फैमिली को एक जिन से बचाया है, इसने एक फैमिली के 5 लोग मार दिए थे, मैंने मंत्र शक्ति से इस जिन को पकड़ लिया है, और ये जिन जो है अब मैंने बोतल में बंद कर दिया है, और अब इस जिन ने मुझसे माफ़ी मांगी है और कसम खाई है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, अब मैं इस जिन को जो है भगवान के चरणों में छोड़ रहा हूँ। उसने बोतल खोली, बोतल में से धुआं निकलने लग गया। स्क्रीन पे जब हम उसका इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने बोला आप भगवान कसम खा के कह दो कि ये ट्रिक नहीं है। कहता है महादेव की कसम ये ट्रिक नहीं है, असली जिन है। मैं मुझे दुख, गुस्सा, पता मेरे को समझ नहीं आया मुझे कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए इस आदमी पे। और आप देखो लोग उसके चरणों में गिर रहे होंगे, कोई बेचारा जैसे तैसे पैसे जुटा के उस तक पहुँचेगा, उसके दरबार में जाके उसके पैरों में लेटेगा और वहाँ जाके कहेगा मेरे को बचा लो महाराज, और वो फिर ये ड्रामे करेगा उसके साथ। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारा और आपका पढ़ लिखा? उसने कसम, महादेव कहाँ है? ठीक है। और फिर सेम ट्रिक मैंने परफॉर्म करके दिखाई, फिर हमने भी बोतल में से जिन निकाला, फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर कहता है आपकी ट्रिक है। तो क्या आपके पास जिन है? हमारे पास हमारी ट्रिक है। अब जैसे आप मेरे पास मान लो, अभी आपने देखा होगा ये बड़ा बहुत चलता है ये, है ना। मैं जैसे आप अभी इस वक्त मेरे पास बैठे हो, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੰਟ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਆ। जी सर। अच्छा रविंदर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी लाइफ में
जैसे मान लो मैं बाबा जी हूँ, कोई गुरु जी हूँ, या कोई पास्टर हूँ, या कोई, और या मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है, जबकि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। आई कैन रीड इमोशंस, आई कैन सेंस समहाउ, ये कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी लाइफ में कोई एक दो चीज़ें ऐसी जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या कोई ऐसा चमत्कारी आदमी आपको मिल जाए, तो आप उससे क्या पूछना चाहोगे? तो क्या जानना ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ? ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ये हो गया आपका, ये तो एक ਇਹ बहुत, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ हाँ ਹੋ ਗਈ काम से रिलेटेड बहुत कॉमन। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ घर परिवार में किसी के बारे में। ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। अब देखो, मैंने आपका ना पर्चा बनाया, आपसे पूछने से पहले मैंने लिख दिया था। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। आपका नाम हरविंदर है, आप अपने भाई के करियर के बारे में चिंता करते हो, जो आपने अभी मुझसे पूछा। आप बाहर जाना चाहते हो और उसके लिए भी मन में सवाल रहता है। बाकी करियर और ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, हर कोई बता देता है। लेकिन घर में भी आप किसी के बारे में भी पूछ सकते थे, मम्मी के बारे में पूछ सकते थे, किसी और के बारे में पूछ सकते थे, बट स्पेसिफिकली आपने भाई का नाम लिया और बाहर जाने के बारे में आपने कहा। कोई माला मूला पाओ सर, कोई करो, कोई गल च माला मूला पाओ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। मैं फिर भी ये दावा नहीं कर रहा कि ये चमत्कार है, मैं फिर भी नहीं कह रहा कि मेरे को जो ऊपर से आदेश मिल रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा ये। ਜਾਨੀ ਜੇ ਪਥ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫॉर ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। एक मिनट अपनी आंखें बंद करना सर। क्लोज योर आइज। मैं शायद आपके साथ कनेक्ट हूँ इस वक्त। पास्ट में जाओ एक बार, चले गए सर, और अपनी सबसे पहली गर्लफ्रेंड का नाम सोचना एक बार। ओपन योर आइज। मुझे नहीं पता ये नाम का कोई कनेक्ट हो सकता है इसके आपके साथ या नहीं हो सकता। क्या नाम है आप मतलब लास्ट कब मिले थे आप, या मतलब कितनी पुरानी गर्लफ्रेंड है आपकी? सबसे पहली गर्लफ्रेंड मतलब कब की थी वो? सर ये गल होनी है 2016 2015-16 हाँ 15-16 देर वक्त 2015-16 में। और वो क्या कहाँ कॉलेज टाइम की बात है या कॉलेज टाइम की बात है? और अभी टच में हो आप उसके? नहीं सर, हूँ पिछले 2-3 साल तो 2-3 साल से 3-4 साल तो बिल्कुल 3-4 साल से टच में नहीं हो। क्या नाम था उसका? सर सोनिया। ओ मैं ओ यार ओ जीतू भैया है सारे कितना पॉसिबल होया? इदा ही हो जाता जी। मेरे को कर्ण पिशाचनी सिद्धि। अरे बाबा मेरे पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है, मेरे कान पे बैठ के बताती रहती है। जैसे अभी बार मेरे कान में गुलाम अली बोल रही है। क्या है गुलाम अली? कौन है गुलाम अली? क्या कनेक्शन है उसका आपके साथ? और सर गुलाम अली सर मेरा दोस्त है ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, 8th ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਖਨਊ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਛ ਖਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ लड़की से रिलेटेड कोई ਉਹ कांड हो ਸਰ ਪਲੀਜ਼ अच्छा ठीक है चलो। तो अब पता है मैं आपको क्या सलाह दूंगा। अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है 5 अमावस्या करो, धाम पे आओ मेरे पास सोनीपत, ठीक है, और 15 ਸਰ माला, ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ 40 चौकी भरनी पड़ेंगी आपको, ਸਰ? ठीक है। ਸਰ ਫਿਰ और ਪਰਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ? ये सब मजाक है। ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ। हाँ बिल्कुल यही होता है। अब मैंने ਸਰ ਫਿਰ आपको- ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ? ठीक चल रहा है यार मेरा, मेरे अंदर आत्मा बची हुई है बस अभी। अब देखो जैसे मैंने आपके साथ अभी 2-3 ऐसे, अब मैंने आपके ऊपर ना वो प्रभाव बन गया, एक रेपो क्रिएट हो गई। अब मैं आपको लेके कुछ चीज़ें जैसे अब मैं बता रहा हूँ, अब मैंने आपके बारे में कुछ चीज़ें बता दी, दोस्त का नाम बता दिया, कुछ नाम बता दिए, इधर उधर की चीज़ें बता दी, घर की चीज़ें बता दी जो आपको। अब अगर यही मैंने अपना गेटअप चेंज किया होता, मैं एक बड़ी सी स्टेज पे खड़ा होता और मैं कहता कि पवित्र आत्मा मेरे कान में बता रहा है यहाँ पे कोई है जो अपने भाई की चिंता कर रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है कि गुलाम अली किसी का दोस्त है, तो फिर अपने आप ही ना सामने जो 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 2, 5, 10, 20, जैसे जैसे वो लोग कन्विंस होने लगते हैं ना, धीरे धीरे 10 और लोग कन्विंस होने लगते हैं। जैसे आपने रोड टेस्ट किया और आप इसकी क्वालिटी से कन्विंस हो गए, आपने और 4 लोगों को बताया, फिर जो कन्विंस नहीं भी होगा ना, वो भी प्रेशर में आके ये नहीं बोलेगा कि ये ठीक नहीं है, कहेगा हाँ ठीक है मुझे उतना बढ़िया नहीं मिला रिजल्ट। हमें जैसे चाय का एग्जांपल ले लो, आजकल दुनिया कितनी आप देखते हो सोशल मीडिया पे कितनी पोस्ट आती हैं, अरे हम तो चाय लवर हैं, लोग इसको कैसे पैशन वो बोलते हैं ना कि हम इसके साथ ना बड़ा ही वो बना दिया इसको, एक खास चीज़ है। खासियत सी बना दिया इसके अंदर। अरे हम चाय वालों की तो बात ही कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है चाय में। बताओ चाय में कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है। चाय में आपकी बॉडी को, आयुर्वेद कहता है चाय कोई फ़ायदा नहीं देती आपकी बॉडी को। जिस तरीके से हम बनाते हैं चाय, पानी के अंदर उबाल के जब पी जाए तो वो एक काढ़े की तरह है, वो तो उसका अर्क है, वो फ़ायदा देता है। जैसे हम उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं वो हमें रिजल्ट देना बंद कर देते हैं, नुकसान करती है। लेकिन मेरे दादाजी बताते हैं पहले चाय तो थी नहीं ना, चाय तो हमें टेस्ट करवाई गई है, हमें ऐड रेलवे स्टेशन पे फ्री में पिलाते होते थे चाय। ये तो भाई साहब हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये तो दूध पीने वाले लोग हैं। आज देखो सुबह बच्चा बाद में उठता है, पहले मम्मी कहता है जल्दी उठ जा, मुंह धो ले, चाय बन गई है। मैंने आज तक, मेरे घर में चाय नहीं बनती थी, मैंने बचपन में कभी नहीं देखा चाय बनती। आज तो मैं जैसे बाहर जाता हूँ पॉट का, सर चाय लेंगे, हाँ मैं चाय लेता हूँ। अब मैं बचपन में मैं घर में नहीं मांग सकता चाय, मांग सकता है ना भाई कि मेरी माँ पसंद नहीं करती ज़्यादा चाय, क्यों पीनी है, बच्चों का क्या मतलब है चाय। ओ माँ मैं 40 साल का होने वाला हूँ, मेरे को क्या बच्चों का, नहीं भाई चाय नहीं पीनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बचपन से दूध देखा। लेकिन हम लोगों को फीड क्या किया जा रहा है, सोशल मीडिया से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, टीवी से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है। एक थका हारा इंसान घर आता है, चाय की एक चुस्की लेता है और एनर्जी आ जाती है। हिप्नोसिस है ना, इमोशंस इवोक करके वहाँ पे आप कुछ भी सेल कर दो। पाखंडी लोग इमोशंस का फ़ायदा उठा के पाखंड सेल करते हैं, और पाखंडियों से सबसे ज़्यादा नुकसान है देश को। देश को किसी और चीज़ से नुकसान नहीं है। सर ये सारा कुछ इंडिया च हुंदा कि तुसी कदे सब जगह है सर, ऐसा सारे नहीं। किते सब ਜਿਹੜੀ जगह ਮਰਜ਼ੀ है, कंट्री चल कोई कंट्री चले जाओ आप, कोई भी कंट्री चले कोई जाओ। ना कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦਾ। यार उसका रीज़न है ना, हम यकीन करना चाहते हैं चमत्कारों पे। अंग्रेज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो तो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो यही बात सबसे प्लस है कि मैं इंडिया से हूँ। ईस्टर्न फिलॉसफी, 7 चक्रास, ओम, zen, मेडिटेशन, दे आर वेरी फैसिनेटेड विद सच वंडरफुल वर्ड्स। आप उनको, मैं उनको एक सिंपल सी चीज़, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ एक्सपीरियंस कराता हूँ। चलो एक काम करो, आप अपने ऐसे सीधे बैठ जाओ ऐसे, हाँ जी, और अपने राइट हैंड को ना ऐसे रख लो, कौन राइट ये वाला, राइट, और ये हाथ को लूज छोड़ दो ऐसे, हाँ, मेरी तरफ घुमा के ऐसे, ठीक है। अपने हाथ की तरफ देखो। आप किसी, जिस भी आप देवी देवता, ईश्वर या डिवाइन एनर्जी में मानते हो, उनका नाम अपने मन में लो, आंखें बंद रखो, और उन्हें कहो कि आई वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस, मैं आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहता हूँ। और जैसे ही उनकी प्रेजेंस आपके आसपास होगी, आप देखोगे कि आपका हाथ तेज़ी से मूव करने लगेगा, और जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस आपके आसपास आती जा रही है, आपके राइट शोल्डर पे आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, और इस वक्त आपका हाथ आपके चेहरे की तरफ घूमना चालू हो जाएगा, जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस यहाँ आ रही है,
मैं फील कर सकता हूँ कि आपके आसपास एक पॉजिटिव लाइट है, लेकिन उसके साथ साथ एक पुरानी एक नेगेटिव एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ। ये कोई ऐसी सोल है जो लाइफ से जा चुकी है, लेकिन इसने पहले भी आपको कई बार अफेक्ट किया है। कोई भारीपन आपको शरीर में महसूस होता है, कंधों के आसपास, गर्दन के आसपास, या घर में इस तरीके की कभी कोई आपने महसूस किया? तो एक नेगेटिव सी एनर्जी है जो आपके साथ हमेशा चल रही थी, और इस वक्त वो एनर्जी को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि वो आपकी बॉडी के थ्रू मुझसे बात करे। नाउ लुक एट योर हैंड। आपने मूव नहीं किया सर ये इधर किधर चले गया? अब वापस वैसे रखो हाथ को देखते रहना। और अब वो जो एनर्जी है ना जो इस वक्त आपकी बॉडी के आसपास है, आप उसको रोकने की कोशिश भी करोगे तो भी ये हाथ ऐसे ही मूव करता जाएगा और तेज़ी से। आप इसको जितना रोकने की कोशिश करोगे ये हाथ उतनी तेज़ी से मूव करेगा। आप इसको पकड़ के सीधा करोगे मगर ये हाथ वापस यहीं लॉक रहेगा। सही है सर। आप नेगेटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस किया है आपने कभी ऐसा मैं किया हुआ है? क्या हुआ था, किस तरीके का इंसिडेंट था? ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मेल फीमेल नहीं पता चला? नहीं सर वो नहीं, जेंडर नहीं पता चला, एक शैडो थी। लेकिन फ्रेम के साथ क्या हुआ था ਸਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਦਿਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ आपने कभी उसका टच फील किया है? इस तरीके का कोई टच फील किया? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्लोज योर आइज। ਸਰ आपको बिल्कुल भी फेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, भी नहीं। फेक नहीं करना। इन द नेम ऑफ गॉड डोंट फेक। नहीं नहीं सर मैं तो हाथ वाला मैं पूछूंगा। मैं बोल रहा हूँ डोंट फेक इट। क्लोज योर आइज, फोकस ऑन माई वॉइस एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और उस दिन जो प्रेजेंस वहाँ पे थी, उस वक्त जो प्रेजेंस थी, अगर वो प्रेजेंस का कोई कनेक्शन हरविंदर के साथ अभी भी है, तो वो जो एंटिटी उस वक्त वहाँ से गुजरी है, मैं उसको दोबारा से इनवाइट कर रहा हूँ नाउ, और तेज़ी से इनवाइट कर रहा हूँ। मैं अलाउ कर रहा हूँ उस एंटिटी को हरविंदर के नोज़, फोरहेड, शोल्डर्स, हेड, बैक ऑफ द हेड पे कहीं भी टच या एक सेंसेशन क्रिएट करने का। और जैसे ही आपको वो टच या कोई सेंसेशन क्रिएट होगी हरविंदर, आप मुझे बताएंगे हाँ में सिर हिला के। कोई वाइब्रेशन की फॉर्म में, कोई इचिंग की फॉर्म में, टिप ऑफ द नोज़, हेड, फोरहेड, नेक। अगर वो एंटिटी अभी भी किसी तरीके से यहाँ कनेक्टेड है इनके साथ या इनके अंदर है, तो मैं उस एंटिटी को बोल रहा हूँ इस वक्त बाहर आने के लिए और अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगा। अगर 5 तक वो एंटिटी सरफेस करती है, बाहर आती है, तो ठीक है। 1 2 गर्दन के आसपास, 3 एक स्टिफनेस है शोल्डर और गर्दन में, नेक मूव करना चाहती है मगर हैवी हो रहा है। 4 हेड इज मूविंग। क्या था ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਰੇ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एंटिटी नहीं थी, मैंने क्रिएट की है वो फीलिंग आपके अंदर। अब आप क्योंकि मेरे से ऑलरेडी कन्विंस हो कि मैं माइंड रीडर हूँ, मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, हालांकि मैं तो पहले मोमेंट से बता रहा हूँ कि ये सब ट्रिक है और ये आर्ट है, लेकिन अगर मैंने कपड़े दूसरे पहने होते और मैं किसी धर्म की आर्ट ले रहा होता तो आपके पास कोई तरीका नहीं था मेरी बात को ना बोलने का। ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ।
हो जाता? हाँ हाँ बिल्कुल, लोग ये तो कहते होता है हैं, सर। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा सिर्फ उन्हीं को छूता है जो बच्चों की तरह पवित्र होते हैं। पवित्र आत्मा उन्हीं का को महसूस होता है जिनकी अंदर जो है सच्चाई है, जो उस ਤੁਸੀਂ पर ਮੈਨੂੰ यकीन ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲ એનર્ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? यार मैंने टेस्ट बहुत किए, मैंने नहीं की। ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ 4 ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ मैंने ਲਿਆ? सारी काम किए हैं। मैं कितना भानगढ़ करके मैं वेखे? भानगढ़ तक में गया हूँ। मैं सारी, आप किसी दिन, मैं तो कह रहा हूँ बना लो किसी दिन कोई स्पेशल ऐसी जगह जिस जगह को कोई कहता हो ना यहाँ भूत प्रेत होते हैं, चलते हैं ਸਰ कैमरे ਫਿਰ लेके ਹੈ ਨਾ रात को। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾँव, मैं कह रहा हूँ मैं तो भानगढ़ भी गया हूँ भाई, मैं गया हूँ राजस्थान के ऐसे बहुत ਫਿਰ सारे ਉੱਥੇ गाँव ਲੱਭੇ में। ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ठीक है, लोगों के अपने डर से उनको अनुभव पैदा हो जाते हैं। मुझे बहुत, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ भाई, अगर कोई ये दावा करता है कि मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है, मैं फील करा दूंगा, मैं भूत प्रेत दिखा दूंगा, मैं टोटका कर दूंगा, मैं वहाँ बैठ के यहाँ चमत्कार कर दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बता देना, हम आपको अप्रोच कर लेंगे। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਹ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ? उसका रीज़न ये है ना कि ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ, अच्छा, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਫੂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। हाँ ਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ? नहीं, हमने नहीं लगाई भाई उसकी मशीन, लेकिन आप ਸਰ ਉਹ देखो, ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्लेसिबो है सर, प्लेसिबो है, मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी आपका हाथ मूव हुआ, ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹूँगा। हाँ, मैंने आपको, हिप्नोसिस में हम यही करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हिप्नोसिस सीखने की चीज़ है, इतनी ब्यूटीफुल आर्ट है, इतनी ब्यूटीफुल साइंस ਇਹ है। ਆर्ट है, आर्ट एंड साइंस मिक्स है, क्योंकि इसमें ना आप सजेशंस यूज़ कर रहे हो। हिप्नोसिस, हम सब एक पैटर्न से ही बंधे हुए हैं, हमारे पैटर्न हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं 90% अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। वो हमारे अंदर एक सेल्फ हिप्नोटिक पैटर्न है, कंडीशनिंग है हमारी। ऐसे ही मैंने आपकी क्लासिक कंडीशनिंग करी, क्योंकि पहले मैंने आपकी रेपो, हिप्नोसिस की लैंग्वेज में नहीं, मैं आप सरल भाषा में बताता हूँ, सरल में बता चुका, हिप्नोसिस में बताता हूँ। पहले मैंने रेपो बिल्ड करी, आपके लॉजिकल माइंड को मैंने सरेंडर करा दिया। आप जितने आर्ग्यूमेंट मुझसे कर सकते थे वो सब मैंने तभी बस्ट कर दिया जब मैंने आपके साथ वो माइंड रीडिंग के 2-4 एक्सपेरिमेंट किए, मैजिक एक्सपेरिमेंट किए। अब आपका लॉजिकल माइंड बाईपास हो गया, अब आपका इमोशनल माइंड एक्सपीरियंस करना चाहता है कि और क्या कमाल हो सकता है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मैं आपको एक्सपीरियंस करा पा रहा हूँ। जैसे इस वक्त हमारे साथ ये बैठे हैं, और आपके अभी इस वक्त बॉडी में कहीं पेन है? अभी कहीं पेन नहीं है बॉडी में। जैसे अभी हम एक काम करेंगे, एक शॉट इनका भी लेते हैं, सीधे बैठो एक बार। ਇਹ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, नहीं कोई बात नहीं, जो भी एक्सपीरियंस करना चाहता है उसके साथ हो ਚੱਲ सकता ਚੱਲ। मैं आ जाती हूँ। है। फिर लगेगा हमारा अपना बंदा ਬੰਦਾ बैठा ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਂ। है। आओ बैठो बैठो बैठो, हम दोनों मैजिक अंदर कर रहे हैं, ठीक है? बैठो आप बैठो। पर ये सही नहीं है बंदा। ਇਹ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ॉल ਲੈ ਲਓ इधरों ਉੱਧਰੋਂ, ले लो। ਉਹ ਘੁਮਾ ਲਓ ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਹੀ आप ਸਰ। अच्छा, जैसे अभी भाजी अपना हाथ रख के बैठे थे, एक बार आप भी ऐसे हाथ रख के बैठो, राइट हैंड ऐसे, हाँ, और उस हाथ को लूज छोड़ दो पूरा, बिल्कुल सीधा हाँ। लूज छोड़ दो, हाथ की तरफ देखो, और हाथ पे कोई भी एक स्पॉट चूज करो, उसी को देखते रहो लगातार। आपका नाम क्या है? तेजिंदर, हाँ जी, ठीक है, तेजी कह सकते हैं। तेजी कह सकते हैं, ठीक है। सो तेजी भाजी वो हाथ पे एक स्पॉट चूज करो और उसी को लगातार देखते रहो, लगातार देखते रहो, देखते रहो। और इस वक्त मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बात करने के लिए रेडी होगा तो वो मुझे सिग्नल देगा। अब अपनी आंखें बंद कर लो। सो इस वक्त मैं तेजिंदर के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ, अगर वो मुझे सुन रहा है तो वो मुझे सिग्नल दे इस हाथ के ज़रिए, हाथ की कोई भी एक उंगली मूव करके या इस हाथ को और तेज़ी से वाइब्रेट करके। ओके, अब सबकॉन्शियस माइंड जो मुझे सुन रहा है वो इस हाथ को एक बार तेजिंदर के फेस की तरफ घुमाना चालू करे स्लोली। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
और इस वक्त हाथ में जो भी ये मूवमेंट हो रही है ये स्लोली और बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ये हाथ मूव कर रहे थे तजिंदर, आप इमेजिन करो कि आप रिलैक्स होते जा रहे हो और ज़्यादा डीपली रिलैक्स होते जा रहे हो। जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हो ये हाथ मूव करता जा रहा है। अब इस हाथ को ना एक चमत्कारी शक्ति ने पकड़ लिया है और वो शक्ति आपके हाथ को आपकी मर्ज़ी के बिना उस तरफ घुमा रही है। और जैसे जैसे ये हाथ घूम रहे हैं तजिंदर, आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हो और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हो ये हाथ और ज़्यादा घूमता जा रहा है। यस, अब ये हाथ यहीं पे लॉक हो गया है। अब इस हाथ को आप हिलाने की कोशिश करोगे मगर यहीं पे लॉक रहेगा। यस, एकदम स्टक, एकदम लॉक। और जैसे ये हाथ लॉक हुआ है वैसे ये स्टकनेस अब आपकी पलकों में आ गई है और आपकी पलकें भी लॉक हो गई हैं। तजिंदर, शरीर में कहीं कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई अकड़न जकड़न इस वक्त अगर आपको है तो उसे हम एक झटके में दूर कर सकते हैं। यस, और जैसे मैं 1 2 3 कहूँगा अब आप अपनी आंखें भी खोल पाएंगे और इस हाथ को भी मूव कर पाएंगे। 1 2 3 ओपन योर आइज़। हाथ को मूव करो, ठीक है? ओके, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ हाथ नीचे कर लो। अब आपने देखा कि इनके साथ हमने हाथ यहाँ से शुरू किया हाँ। और ऐसे आया। इस वक्त मैंने क्लियरली बोला कि मैं इनके सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। आपके केस में मैंने बोला था मैं किसी एंटिटी से बात कर रहा हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता मैं इसको चमत्कारी शक्ति का नाम दूँ या माइंड का नाम दूँ, हो वही रहा है जो मैं थॉट फीड कर रहा हूँ। ये हिप्नोसिस है, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट फीड कर रहा हूँ। तो इस वक्त अगर इनको कोई पेन भी होता ना तो जैसे जैसे हाथ मूव कर रहा था वैसे वैसे हम पेन को घटा भी सकते थे, बढ़ा भी सकते थे। आपको पता नहीं है हाथ मूव हुआ है आपको? बिल्कुल नहीं पता आपको? कुछ भी नहीं मुझे पता हाथ हिल लिया कि नहीं हिल लिया। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਲੌਕ ਹੋ ਹੁਣ ਗਈਆਂ। ਆ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ? बिल्कुल, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? बिल्कुल सीख सकते हो, ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਈ ਸਿੱਖਦਾ? बिल्कुल सीख सकता है। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कई बार ऐसा बोलते हैं। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? देखो यार, हिप्नोसिस को लेके ना लोगों के दिमाग में इमेज नेगेटिव है। लोगों को लगता है हिप्नोसिस का इस्तेमाल लूटने के लिए होता है या फिल्मों में जैसा दिखाते हैं कि कोई बेहोश हो जाता है। क्या जब आपका हाथ मूव कर रहा था आप बेहोश हुए? ਨਹੀਂ। आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ नहीं, आपको? सब कुछ आपके सामने हो रहा था और आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ हो रहा था। तो हिप्नोसिस अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आप सीख जाओगे। मेरे पास बहुत हज़ारों स्टूडेंट हैं। मैं अगर अपने मेरे ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स की बात करूँ तो पिछले 1 साल में लगभग 28,000 लोगों ने ख़रीदा है वो। 28,000 लोग। 28,000 स्टूडेंट्स हैं। मैं इसीलिए सिखाना चाहता हूँ क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोग सीखेंगे उतना बचेंगे। मैं टीवी पे, पॉडकास्ट पे, इन सब पे जाके हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि भाई असली चमत्कार तुम्हारा दिमाग है, असली चमत्कार तुम्हारा माइंड कर रहा है। सामने वाला हो सकता है बहुत बढ़िया ट्रिकस्टर हो सकता है उसको बेसिक ट्रिक आती हो या हो सकता है बहुत बढ़िया ट्रिक आती हो, लेकिन रियलिटी यही है किसी की बोतल में से जिन नहीं निकलता मेरे भाई। क्योंकि अगर ऐसे बोतल में से जिन निकलने लग गए तो फिर भगवान के वजूद का कोई मतलब ही नहीं है। कैन यू इमेजिन कि एक थ्योरी है उसको हम बोलते हैं ड्रैगन इन द गराज। कार्ल सेगन की एक थ्योरी है कि मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरे गराज में एक ड्रैगन है और आप कहो कि हमें दिखाओ, और मैं कहूँ कि वो दिखता नहीं है। फिर आप कहो कि ठीक है, फिर हम उसकी प्रेजेंस को फील करने के लिए कैमरा लगाते हैं, तो मैं कहूँ उसका कोई टेम्परेचर नहीं है। ऐसे ही इन बाबाओं के साथ होता है, इन पास्टर्स के साथ होता है, इन पीरों के साथ, ये जो फ़कीर होते हैं इनके जो बने होते हैं मौलवियों के साथ होता है। जब इनको टेस्ट कंडीशन में लाते हैं फिर ये फेल हो जाते हैं। चमत्कार तो फिर वहाँ भी होना चाहिए। तो भाई मैंने तो अपने आज तक के करियर में देखा नहीं कोई चमत्कार करने वाला, और ये मेरा ईगो नहीं है, मेरा अब तक का अनुभव है। हो सकता है किसी दिन मुझे कोई ऐसा सिद्ध पुरुष मिले और मैं कहूँ कि भाई मैं तो अलग ही भ्रम में था। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੁਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ताल्लुकात कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे या उस भगवान को याद करने बैठते हैं तो आपको मान लीजिए आप चौकड़ी मार कर बैठ गए तो आपको लगेगा कि यार ऐसी जगह खाज होएगी आपके, ऐसी जगह पेन होएगा कि आप कहेंगे यार नहीं मैं उस ध्यान से घूमता हूँ, कि इसे कहते हैं कलयुग है। देखो क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग है ना,
हम भटकने, हमें डिस्ट्रैक्ट होने की ट्रेनिंग मिल चुकी है ना, फ़ोन से, टीवी से, सिनेमा से, बाहर की जाती हुई गाड़ी की आवाज़ से, एसी की आवाज़ से हमें डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सारे रिसोर्सेज जोड़ चुके हैं। तो जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे वो साध लोगे आप। तो डिस्ट्रैक्शन सधा जा रहा है। छोटा बच्चा है 10 महीने का, माँ उसको फ़ोन दिखा के खाना खिला रही है, खाने पे भी फोकस नहीं है क्योंकि माँ से झेला नहीं जा रहा, ये रो रहा है। तो माँ उसको चुप कराने की बजाय, पेशेंस दिखाने की बजाय ट्रिक निकाल के बैठी है, फ़ोन चल रहा है, बच्चे के मुंह में चम्मच जा रही है। डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग ही तो है। किद्दां दी जनरेशन आ रही है फिर क्या? भाई मैं तो बड़ी उम्मीदें रखता हूँ जनरेशन से। मेरा मानना है हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बढ़िया होती है, बस उनको रिसोर्सेज जो मिलते हैं उनको यूज़ करने आने चाहिए। हमारे माँ बाप हमें भी कहते थे सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हो, क्योंकि उन्होंने बचपन में टीवी नहीं देखा था। उनके माँ बाप उनको ये कहते होंगे शायद सारा दिन रेडियो सुनता रहता है, दोस्तों के साथ खेलता रहता है। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से बढ़िया होती है, रिसोर्सेज यूज़ करने सिखाने हैं बस उनको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स जब हिप्नोसिस सीखते हैं, पेरेंट्स जब अपने आप के साथ बैठना सीखेंगे, वो समझ पाएंगे कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है। वो समझ पाएंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, गुस्सा क्यों आ रहा है इसके अंदर, इसको ये एडिक्शन क्यों हुई है, इसको ये रोना क्यों आ रहा है, इमोशंस को प्रोसेस नहीं करना सीख पा रहा तो क्यों नहीं सीख पा रहा, मेरे अपने पैटर्न क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपनी एंजाइटी बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सर ऑरा हुंदा है? ऑरा तो बिल्कुल होता है। उसको ऑरा, देखो ऑरा को ना बहुत ही सुपरफिशियल सी चीज़ बना दिया गया है। जैसे ये लाइट है, इसके आसपास भी तो एक हीट है ना, इसके रेडियस है ना टेम्परेचर का। ऐसे ही मैं एक ज़िंदा हूँ, मेरे अंदर एक मशीन काम कर रही है, मेरा 37 डिग्री टेम्परेचर तो है, मेरा 97 98 फ़ारेनहाइट पे चल तो रहा है अंदर कुछ, तो उसके आसपास कुछ तो होगा। दूसरी बात आती है फील क्या है, इसके अंदर अगर गुलाब का फूल है तो गुलाब की खुशबू है, और जिसको गुलाब से एलर्जी है उसको बुरी फील आएगी, जिसको गुलाब पसंद है उसको अच्छी फील आएगी। ऐसे ही मैं अगर किसी की पसंद की बात करूँगा या मैं ऐसे जोन में रहूँ कि मेरे आसपास जो भी है उसको अच्छा फील हो, तो मेरा ऑरा अच्छा हो गया जी। मैं अगर कोई ऐसे अपने आप में सड़ा रहूँ, चिड़ा रहूँ, अपनी एंजाइटी में परेशान रहूँ, भाग दौड़ में मचा रहूँ, तो मेरे आसपास जो आएगा उसको ये लगेगा बड़ा नेगेटिव हो रहा है इस आदमी का। एस्ट्रोलॉजी में कितना यकीन है? मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी में, नहीं मानता, पर मैं ये मानता हूँ कि हाँ वहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं लोग। वो घोड़े की तस्वीर लगी हुई है जिसमें 7 घोड़े भाग रहे हैं। हाँ, वो घोड़े की तस्वीर इस साइड एग्जिट है, अच्छा, इस साइड को लगी हुई है कि ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को भी समझ लग जाए। कह रहे हैं ये 7 घोड़े अगर घर की किसी दीवार की तरफ लगाने हैं तो ये बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए। अगर ये बाहर की तरफ होंगे तो जो भी जैसे माया हो, अच्छी हेल्थ हो, वो घर से बाहर नहीं दौड़ जाएगी। अगर वो 7 घोड़े लगाने हैं तो उस दीवार पे लगाएं, जो मेरे हिसाब से है। बहुत लोग जानते होंगे कि यही ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, वाले होंगे, हाँ, कुछ अपने तरीके से हर एक का अपना देखने का नज़रिया है। तो मैंने इसको ऐसे समझा हुआ है कि उस साइड नहीं लगाने चाहिए, ऐसा कुछ है। हमारे जो पूर्वज थे ना, जब हम प्रिमिटिव टाइम में जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ऐसा नहीं है कि आज हम सिंबॉलिकली बात करते हैं। आप देखोगे कि इजिप्ट के पिरामिड्स में भी दीवारों पे वो बने हुए हैं, सिंबल्स बने हुए हैं। क्यों, क्या है इसके पीछे ना? रीज़न ये है कि हर जनरेशन अगली जनरेशन को दे के जाना चाहती है, प्रिजर्व करके दे के जाना चाहती है। तो आप देखोगे बड़ी पॉपुलर तस्वीरों में से एक तस्वीर है कि एक आदमी भाला लेके और सामने एक बैल को मार रहा है, सांड को मार रहा है, और उसके पीछे साइड में 2-3 लोग भाला लेके। उन्होंने उस तस्वीर में ये दिखाया आने वाली जनरेशन को कि बैल को अगर शिकार करना है तो एक आदमी आगे से वार करेगा, 4 आदमी पीछे से उसको घेर के रखेंगे ताकि ये भागे ना। इस तस्वीर का ये मीनिंग है, उसको डिकोड करने का तरीका है। हॉर्स किस चीज़ का प्रतीक है, 7 घोड़े किस चीज़ के प्रतीक हैं, भगवान कृष्ण की जो गीता उसमें 5 घोड़े क्यों हैं, उसमें 7 घोड़े क्यों नहीं हैं, यहाँ पे 7 घोड़े क्यों हैं, ये 7 दिन हैं क्या, ये 7 ग्रह हैं क्या, ये 7 नक्षत्र हैं क्या, ये कौन है, कौन से 7 घोड़े हैं, ये सफ़ेद ही रंग के क्यों हैं। हर चीज़ का ना एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। तो हमें तस्वीरों की भाषा समझ में आती है। आंखें बंद करो एक बार। किस चीज़ की आवाज़ है ये? चुटकी की आ रही है। आंखें खोलो, क्योंकि आपके दिमाग में ये आवाज़ के साथ एक इमेज रिकॉर्ड है ना। आंखें बंद करो। किस चीज़ की आवाज़ है? हाथों को रगड़ने की। आंखें खोलो। मैंने हाथ नहीं रगड़े, मैंने सोफे पे रगड़ा है। इमेज नहीं मिली ना आपको, तो आवाज़ पहचान नहीं पाए। हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है।
तो ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप बता दो कौन से ज्योतिष के, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, पर आज से 100 साल पहले जब मोबाइल नंबर्स नहीं थे तो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी थी नहीं, फिर नंबर से आप कभी बच ही नहीं सकते, तो फिर तो हर नंबर की न्यूमरोलॉजी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर ही क्यों फिर तो। इसीलिए आप जब इन्फॉर्मेशन को फील करना शुरू करते हो, आपका दिमाग, जब आप किसी चीज़ पे यकीन करने लगते हो ना, आपका दिमाग आपको डेटा देता है और ज़्यादा यकीन कराने के लिए। आपका दिमाग आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका यकीन और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और जब आप किसी चीज़ से बिलीफ हटा लेते हो तो आपका दिमाग आपको रीज़न देता है, सही किया, देखा नकली निकला ये। बिल्कुल सर, बातें बहुत हैं। बातें तो बहुत हैं। समाज को अगर हम वो कह रहे हैं कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर एक ब्रह्मांड होता है, उस ब्रह्मांड को जानने की बजाय अगर आप अपने अंदर को जानो बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही तो असली चीज़ है ये। हम अपने आप के साथ बैठ नहीं रहे ना ही पेरेंट्स बैठ पा रहे हैं, ना बच्चे बैठ पा रहे हैं, ना हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं, ना पेरेंट्स अपने आप के साथ रह पा रहे हैं। सब वो एक कहते हैं, कहावत है, अंधा अंध धकेलिया दोनों कूप पड़ंत, मतलब अंधा अंधे को धक्का दे रहा है और दोनों कुएं में गिर रहे हैं। ये चल रहा है सर। और मैं भी कोई बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही महान काम कर रहा हूँ, मैं भी आप ही के बीच का एक इंसान हूँ। मेरे पास एक स्टडी कह लो, मैंने पढ़ लिया, मैं लकी रहा, मुझे वो चीज़ें टाइम से पहले मिल गई, जिससे मैंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है बस। एक आखिरी सवाल, रविंद्र क्या करना चाहते हैं असल ज़िंदगी में? क्या सपना है, मोटिव क्या है जो सोचता है इंसान कि यहाँ तक जाना है? मैं लाइफ को बर्डनलेस बनाना चाहता हूँ, इतना बर्डनलेस कि भाई मेरे को ये सोचना ही ना पड़े कि मैं ये जूते पहन के घर से बाहर निकलूँ कि नंगे पैर निकलूँ। और मैं आज भी ऐसा ही हूँ। तो ये मेरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। अब आते हैं वर्ल्डली सेटिस्फैक्शन। वो ये है कि मेरे को लगता है कम से कम मेरे जीते जी अगर मैं 10 से 15 लाख लोगों को हिप्नोसिस सिखा गया तो कमाल है। और मैंने ऑलमोस्ट ये अचीव कर लिया है, क्योंकि 25 से 30 हज़ार तो मेरे वो स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कोर्स खरीद चुके हैं। फिर मैं इतने सालों से पर्सनली सबको सिखा रहा हूँ, कितने सारे बैचेस लेता था, अब तो बैचेस नहीं लेता। पहले ये होता था कि क्योंकि बैचेस लेते हैं तो लोगों को ट्रैवल करने में परेशानी होती है, तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए, लोगों को और ज़्यादा पहुँचने के लिए मैंने सारे कोर्स रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पर डाल दिए, तो वहाँ पर सबसे आसानी से लोग सीख सकते हैं। तो मतलब हज़ारों स्टूडेंट को मैं सिखा चुका हूँ, फिर वो आगे सिखा रहे हैं। फिर ऐसा है कि एक जन अगर कोई कोर्स ख़रीदता है तो उसके घर में और 4 लोग भी देख लेते हैं। कोई पेरेंट सीख रहा है, कोई बच्चा सीख रहा है, कोई परफॉर्म करने के लिए सीख रहा है, तो कोई सेल्फ हेल्प के लिए सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। मेरे पास हिप्नोसिस की नॉलेज है, ये बट जाए ठीक से, मैं तो बर्डनलेस रहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੈਮਨ ਟੀਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ।